देखो हम लोग क्या देखें, आज हम लोग आगे बैठ जाओ सब साथ। देखो हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या चलो ना लिखा हुआ है समझ ही लेते। देखो इधर यहाँ देखो, हम बता रहे थे आपको क्या जब लिखा हुआ है सब कुछ देख लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ ध्यान दो, आज हम लोग इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये बात समझ लो, सुनो, जब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था, डाल्टन, लेवोजियर जब केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे थे उस समय का लिए स्टार्टर समझिए, स्टार्ट जो केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे थे। सुनो ना, ये केमिस्ट्री हमारा कितना साल पुराना है? 1789 में ये इनका लेवोजियर का लॉ है, ये लॉ आया था तो 1789 में है, 1789 में। समझ लो 200-300 साल पुराना कहानी है साइंस का। साइंस इतना बढ़ गया, चंद्रमा पर चला गया बढ़ते बढ़ते, समझ रहे हो बात को? ये 300 साल सभ्यता, जो भारत की सभ्यता है हजारों साल पुरानी नहीं। और एक बातचीत सब ध्यान दो, तो कहने का अर्थ है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कहानी 1789 का है। लेवोजियर फ्रांस के थे, क्रांतिकारी भी थे, भगत सिंह टाइप का, एटम बम सॉरी बम बनाते भी थे और फेंकने भी जाते थे बम। लुईस सोलहमा की क्रांति में बैक बेंच, थोड़ा सा ध्यान रखो ना, लुईस सोलहमा का क्रांति हुआ था, के विरुद्ध में क्रांति हुआ था, उसी राज्य क्रांति में पकड़ा गए, बम फेंकते हुए पकड़ा गए और राजा इनको बुलेटिन पर चला। उतना कम समय में जो लाइन केमिस्ट्री में लेवोजियर लिख दिए, यही लिखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते, किसी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास रिएक्शन में भाग लेगा उतना ही मास प्रोडक्ट करो, वही मास। इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ऑन, यही लॉ है कि किसी, और ऐसा कहो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास का हानि नहीं होता। जितना देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो 18 ग्राम पानी ही बनता है, समझ गया ना? तो देखो 16 ग्राम और 2 ग्राम रिएक्टेंट 18 ग्राम था, तो प्रोडक्ट भी क्या ग्राम बना? 18 ग्राम। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनकी महानता ही है, फादर ऑफ केमिस्ट्री को इसलिए कहा जाता है। उतना पहले स्टार्ट है, पहला आदमी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा, वो आदमी जो लाइन लिख गया उसको आज तक लाइन काटने का किसी को औकात नहीं रहा। सब लाइन उनका सही, अभी भी सही। अब देखो ये कहे कि रिएक्शन में मास कांस्टेंट है। अब बोलो, आइंस्टीन कह दिए कि E बराबर mc², माने ऊर्जा को हम मास में बदल सकते हैं और मास को ऊर्जा में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, केमिकल रिएक्शन में ये नियम लागू नहीं होता। E बराबर mc² cannot be used in chemical reaction. It can be used in nuclear reaction. देखो रिएक्शन में 2 पार्ट होता है बाबू। देखो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन का 2 पार्ट होता है, 2 तरह का रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर एटम बम में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम बम में आइंस्टीन का फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन H2 और O2 रिएक्शन करेगा, ये केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। देखो इधर बोर्ड पर, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेता है। ध्यान देखो, न्यूक्लियस में है, ये रहा न्यूट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल रिएक्शन में याद रखो केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेता है। 2 तरह का पार्ट हुआ। तो हम आइंस्टीन का E बराबर mc² केमिकल रिएक्शन में नहीं लगा सकते हैं। और ये लेवोजियर का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात इसमें पता भी नहीं, आता पता भी नहीं। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था, 1789 का घटना है, समझ गया? आइंस्टीन बाद में हुए, बहुत बाद में हुए। आइंस्टीन ही फार्मूला को प्रूव किए E बराबर, जिस समय ये लेवोजियर ये लॉ लिख रहा था उस समय आइंस्टीन का आता पता नहीं, 1789 का घटना, समझ गया ना? 1924 में आइंस्टीन, और वो आइंस्टीन हम लोग पढ़ा है 1924 का घटना है उनका, और कहाँ 17वीं शताब्दी में। उस समय आइंस्टीन का जन्म भी नहीं हुआ था, ये फार्मूला का जो बनाया उसका ही जन्म नहीं हुआ। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था और उस समय ये लाइन लिखा कि किसी केमिकल किसी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट रिएक्शन में खत्म होगा उतना, 1 ग्राम रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। यानी इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में मास का न तो हानि होगा न मास को जन्म दिया जा सकता। केमिकल रिएक्शन में न मास का क्षति हो सकता है न उसका जन्म दिया जा सकता है।
यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो हम लोग आज सीख रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा ए बात है भन ये सबको हटा ही देना होगा, लेकिन वो जबरदस्ती मिला देना होगा, दिमागे नहीं है भाई को इसका मतलब ही गड़बड़ हो गया बार बार। देखो यार शांत रहा करो, अजब लिख आज देखो अभी पढ़ा रहे हैं तो लिख रही है, जब आना लिखाएंगे तो समझना, दोनों काम करो। अभी पढ़ा रहे हैं ना तो समझा रहे हैं, समझो। यहाँ देखो तो हम लोग आज सीखेंगे लॉ, एनसीईआरटी का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब देखो उसमें पांच लॉ एनसीईआरटी में, हम तुमको छठा लॉ भी पढ़ाएंगे जो आईआईटी के लिए, एक आईआईटी एम्स के लिए वो भी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में 5 लॉ है, आज हम चाहते हैं 3 लॉ को क्लियर कर लें और अगला 3 को अगले क्लास में खत्म कर देंगे, सब लॉ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो लॉ, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो इसको लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, ठीक है। और ये स्पष्ट हो गया होगा तुमको कि ये जो कहा ये किस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, और E बराबर mc स्क्वायर कौन रिएक्शन में लागू होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में। इसलिए ध्यान रखना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि E बराबर mc स्क्वायर हम केमिकल रिएक्शन में नहीं लगा, वो तब लगता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट, E बराबर mc स्क्वायर तब लगता है। तो अभी भी इनका स्टेटमेंट सही है कि तो न्यूक्लियर रिएक्शन कहे नहीं थे, और उस समय न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई कंसेप्ट भी नहीं था। जो आइंस्टीन न्यूक्लियर E बराबर mc स्क्वायर बनाए थे उनका जन्म नहीं हुआ था, 1789 ईस्वी में उनका जन्म नहीं, वो 1924 में अपना लॉ दिए हैं, तो 200 साल पहले तो जन्म भी नहीं ले सकती थे, समझ गया ना। तो जिस समय ये लॉ लिख रही है स्टार्टर रहे ये सबको केमिस्ट्री को कंपीलर लीड देने वाला आदमी लोग बहुत स्टार्टर, इसमें इन लोगों का बाकी लोगों में गड़बड़ हो सकता है, लेवोजियर में अभी तक कोई गलती नहीं पाया गया, इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब आओ हम लोग देखें इसके बोलो तो हम लोगों को लॉ लिखना है, 3 लॉ को आज क्लियर करना है। देखो तीनों लॉ को आज क्लियर करेंगे हम लोग। पहला लॉ है लॉ, देखो यदि माइक गड़बड़ हो तो इसको हटा देंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो काम चलेगा, ठीक है। देखना जल्दी अब कटेगा तो बोल देना इसको, इसी को हटा देंगे। हाँ कट गया है, चल रहा है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ बीच में कटे नहीं, ध्यान रखिएगा। लॉ आज हम लोग देखो ये 1789 में आया, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फ्रांस का ही था, प्राउड, ये दिया था प्राउड। एक एक लॉ को क्लियर करते हैं क्या, लिखो हेडिंग लिखो, तीनों लॉ लिख लो, अब फिर एक एक लॉ को क्लियर करें, लिखो तो लिख लो। तो ये हम लोग को ये पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसी को कहते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 लॉ आज समझाएंगे, ठीक है। ध्यान 3 लॉ कल समझा देंगे, पर तुमको ये टॉपिक खत्म, ध्यान 3 लॉ को क्लियर कर नोट करिए। तीसरा लॉ, पहला लॉ देखिए, देखो लिखो जल्दी थोड़ा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फर्स्ट लॉ से शुरू, लिख लिया तीनों, तब जल्दी नोट करो, तीनों लॉ लिख लो, या 3 लॉ पढ़ेंगे हम लोग, तीनों लॉ को बारी बारी से पढ़ेंगे। ये 3 लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। बैठ जाओ जल्दी, कभी कभी है ना ऐसे आओ, बैठ जाओ, कभी कभी जल्दी आइए। एक और बच्ची आती थी बराबर, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, देखो कितना डिस्टर्ब हो रहा है, पहले आओगी तो अच्छा रहेगा, बैठ जाओ जल्दी बैठो। चलो हम लोग देखें आगे, तो पहला लॉ शुरू करते हैं, देखो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ क्या बोलता, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, इसको कौन दिया था, प्राउड। ये दिया था प्राउड, फ्रांस का साइंटिस्ट था, ये प्राउड गिवन बाय प्राउड, लिख लो।
और ये लॉ, अच्छा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कौन दिया था? अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया था बोला? लॉ, ये क्या दिया? लिबोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। और ये दिया प्राउड, और ये दिया था डाल्टन। डाल्टन 1803 में, डाल्टन 1803, डाल्टन का 1803 में। ये 1789 है, इसी के आसपास में 1806 के आसपास में ये था प्राउड, और 1803 के आसपास में तीन लोग, ये तीनों लोग, एक लेबोजियर दिए थे, दूसरा प्राउड दिया था, ये दोनों फ्रांस का था, प्राउड ऑफ लेबोजियर। और डाल्टन, जॉन डाल्टन अंग्रेज था, इंग्लैंड का, जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन दिया 1803 में, एटॉमिक थ्योरी भी यही दिया था जॉन डाल्टन, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी यही दिया, ठीक है, जॉन डाल्टन। लिख लो। अब बारी बारी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिक बात बता दी। देखो ये लॉ क्या है। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुनो इधर, पहला से शुरू करते हैं, दूसरा तीसरा, तीनों खत्म करेंगे। देखो तो मिटाओ, कुछ दूसरों को मिटाते हैं, पहला लिखो बस, लिख लिया। ये प्राउड दिया था, ये डाल्टन दिया, लेबोजियर, हाँ लेबोजियर लिख देंगे, लेबोजियर दिया था, ये प्राउड दिया था। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कौन कौन लॉ बनाया बोलो था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन दिया था? लॉ ऑफ डाल्टन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्राउड, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, बता दीजिए। चलो अब कितना मिनट रुके? आपको हो गया? अगल बगल से देखिए, अगल बगल में लिखा हुआ है, थोड़ा एक्टिव रहिए, बातचीत कम करिए, एक्टिव रहिए, सब फटाफट। चलो देखो, अब हम लोग देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कर रहा है बोलो, सुनो, ये समझो इसको। H2 देखो H2 प्लस O2 है ना, हाफ O2 कर दो, हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2, ये बनता है H3O। देखो इधर, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, कितना ग्राम? 16 ग्राम कौन से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बनेगा। देखो इधर एम में देखो तो एक एटम पर बात होगा, ग्राम में भी हम करते हैं। देखो इधर 1 मोल, ऐसे भी ले सकते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन से लिखे रिएक्शन करके 1 मोल वाटर देता है। तो इसमें क्या होगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम। तो देखो तो रिएक्टेंट क्या ग्राम, देखो रिएक्टेंट के बातचीत, माइक बंद हो गया है, उसको निकाल दो, हटा दो, माइक बंद होने पड़ा ना, वो आवाज जाएगा नहीं, बंद कीजिए इसको, है ना, दूसरा लाना पड़ेगा, ये हो सकता है ये हो जाता होगा, कम ही चार्ज, बड़ा वाला ले लीजिए। हाँ बड़ा वाला सब सिस्टम में बदल दीजिए। हाँ इसमें से 1-2 बच्चा को बेवकूफ को हटा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ देखो, देखो यार, यहाँ ध्यान दो, दूसरा ग्रुप में ट्रांसफर कर दो, सिक्का देंगे आप उसे बढ़िया, तो टीचर होगा नहीं, ध्यान से सीखोगे, क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे तो जाकर ना, जो जिसको क्वेश्चन करेंगे समझना कि क्लास में आप मन से पढ़ लेंगे, खड़ा करेंगे क्लास, बोल ही नहीं पाएगा, बातचीत करेगा तो कैसे बोले। यहाँ देखो हम ये बता रहे थे H2 और हाफ O2 H2 बना, यही लेबोजियर कहा कि 2 ग्राम का, अच्छा 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से, 16 ग्राम 32 हाफ हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 18 ग्राम क्या बनाता है वाटर। तो देखो रिएक्टेंट का मास क्या, 2 + 16 कितना 18, प्रोडक्ट का मास कितना, प्रैक्टिकली सर मान लो CO2 बनाते हैं, 3 + O2 क्या बनता है CO2, बोलो तो क्या होगा, क्या ग्राम, क्या ग्राम कार्बन, 12 ग्राम ऐसा कितना 32 ग्राम, 32 ग्राम, और दोनों को मिलाओगे ना 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को रखोगे तो CO2 जो गैस बनेगा ना उसको तोलोगे तो 44 ग्राम ही आता है, समझ गए ना। तो ये देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ, किसी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा एक बात सुना है, यहाँ बेईमानी वाला बात सुन लो, जब 2-3 बात समझना है। यदि हम 12 ग्राम के बदले में 14 ग्राम कार्बन कर दो तब क्या होगा, 2 ग्राम कार्बन बच जाएगा, हमारे 2 ग्राम कार्बन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मान लो हम ज्यादा कार्बन रख लेंगे तो कुछ कार्बन बच जाएगा, हम उसको नहीं जोड़ेंगे। क्या कहा था, जितना रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेगा तुमको देना है 12 ग्राम कार्बन और क्या ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन, तब 44 ग्राम। अब तुम 12 के बदले में 14 ग्राम कर दोगे तो रिएक्टेंट का मास होगा कितना, ये 44 ग्राम, और रिएक्टेंट 2 ग्राम कार्बन बचा रह जाएगा, अलग रहेगा, कार्बन रही गया
रिएक्टेंट में भाग दिया नहीं, और इक्विवेलेंट चार्ज। समझ गया बात कैसे समझना है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना है कि दोनों ये लेवोजियर केमिकल रिएक्शन के लिए कहे, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कहे नहीं। जो आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर बनाए उनका उस समय जन्म नहीं हुआ। 1924 में बोसोन और आइंस्टीन जुड़ गया। ये कहानी देने वाला 1789 है। 1789 में आइंस्टीन का जन्म नहीं हुआ, तो उस समय का रूल है। ये लोग फाउंडर मेंबर है केमिस्ट्री का, फाउंडर स्टार्ट करने वाला जो केमिस्ट्री को स्टार्ट किए थे, उनका ये स्टेटमेंट है। और सुनो, न्यूक्लियर रिएक्शन अलग होता है और केमिकल रिएक्शन अलग होता है। इनका लॉ केमिकल रिएक्शन के लिए है और आइंस्टीन का लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए है। दोनों को आप दोनों जगह नहीं लगा सकते। आइंस्टीन का लॉ केमिकल रिएक्शन में लागू नहीं होगा और इनका लॉ लेवोजियर का लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन लागू होगा। केमिकल रिएक्शन कहाँ हुआ? रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ऐसा भाग। तो चलो हम लोग एकदम क्लियर हो गए। अब इस लॉ को लिख रहे हैं हम लोग। पहला लॉ क्या है? इन ए केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे? देखो, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये T बराबर mc स्क्वायर न्यूक्लियर रिएक्शन लागू होगा। दोनों सही है, अपने अपने जगह दोनों सही है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए है, एक केमिकल रिएक्शन। तो बात आपको स्पष्ट होना चाहिए। कोई बच्चा पूछ देगा अरे मास कांस्टेंट रहता है, एटम बम में मास तो खत्म हो जाता है, तो कहोगे एटम बम केमिकल रिएक्शन नहीं है, वहाँ कौन रिएक्शन हो रहा है? स्पष्ट है, ठीक है। तो लिखो इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन्हें क्या लिखा? इन ए केमिकल रिएक्शन total mass of reactant reacted, total mass of reactant total mass of reactant reacted is equal to total mass of product formed. Total mass of product form, ठीक है, इतना लिख लो। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आइए रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, टोटल लिखो तो ये यहाँ से लिखो, ये दोनों लॉ लिख लो, दोनों लाइन लिखो जल्दी। एक लॉ खत्म हो गया कि जितना रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेगा वो जाए ग्राम, उतना ही ग्राम प्रोडक्ट। देखो लिख लिया, एक लाइन अपने से लिख लो, जगह नहीं है, लिख लो। क्या लिखेंगे? लिखो दैट इज, नीचे लिखो, रिएक्शन लिख लिया, नीचे लिखो दैट इज इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास, लिखिए टोटल मास मस्ट बी कंजर्व, टोटल मास मस्ट बी कंजर्व, मास संरक्षित रहता है, मास का हानि नहीं होता। नहीं, इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास मस्ट बी कंजर्व, टोटल मास मस्ट बी कंजर्व। जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, मास कंजर्व रहेगा, मास की कोई हानि नहीं होगी रिएक्टेंट, टोटल मास। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलो तो क्या नाम क्या है लॉ का? क्या नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जितना रिएक्शन में भाग लेगा उतना ही मास प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ये लॉ खत्म। अब चलो हम लोग दूसरा लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ क्या करता है? सेकंड लॉ क्या लिखे हो? तो सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये आसान है, जल्दी समझो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तुम देखो आज ये लॉ तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था उस समय इसका बड़ी महत्व था। लोग केमिस्ट्री को जान नहीं रहे थे, उस समय का ही बात है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा हुआ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को कहते हैं लॉ। दूसरा और क्या लिखे हैं बोलता? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ इसी को कहते हैं, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन,
कंपोजिशन देखो इधर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका क्या मतलब? देखो इधर बातचीत में ध्यान है हमारे बोर्ड पर। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट ये क्या करता है? प्राउड ये कौन दिया था? ये प्राउड दिखाया अभी। प्राउड ये क्या ये क्या कहते हैं? देखो हम लोग सुनो, CO2 कार्बन को जलाते हैं तो क्या निकलता है? C+O2 क्या बना? CO2। देखो इधर सुनो, हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं? CO2 नहीं। अच्छा दोनों, अब देखो दोनों अलग अलग प्रोसेस से बन रहा है। हम कोयला को जला रहे हैं, पेट, अरे अब खाना खाते तो कोयला जलता है पेट में, चावल, ये उसमें भी रिएक्शन होता है, लेकिन सांस में आप क्या छोड़ते हो? CO2। अब एक मिनट है बाबू, इधर ध्यान, अभी ये देखो ध्यान से देखो, सांस में आप CO2 छोड़ते हो, आप कोयला के जलाने पर भी क्या निकलता है? CO2 निकलता है। दोनों बनने का, CO2 बनने का अलग अलग प्रोसेस है कि सेम प्रोसेस? अलग अलग प्रोसेस। CO2 अरे अलग तक हम लोग के बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन से CO2 सांस में छोड़ते हैं, अब कोयला को जलाते हैं तो भी CO2 निकलता है। तो कहा कि CO2 यदि कई प्रोसेस से बनाया जाए, कोई भी प्रोसेस से बनाया जाए, तो इसमें एलिमेंट का अगर तुम CO2 सांस छोड़े तब, एक मिनट, ये अलग प्रोसेस से बना, अलग केमिकल रिएक्शन उसमें अंदर में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बाद बॉडी, आप सांस में CO2 सांस में आप CO2 छोड़ते हो, फिर एग्जांपल नहीं मिलेगा समझ में, मेरी दो ही नहीं समझो क्या कर रहा है। कहा कि CO2 हम दो तरीका से समझा रहे हैं ना, दो तरीका से बनता है। सांस में छोड़ते हो, कोयला को जलाएंगे तो अभी क्या छोड़ेगा? कार्बन को। सांस में क्या छोड़ते हैं? CO2। तो ये लॉ क्या कहता है? दोनों केस में, सांस में छोड़ रहे हो उसमें या कोयला जला रहे हो उसमें, कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो है मास का सेम ही है। समझ गया ना? इसमें बोलो यार CO2 में बोलो तो कितना कार्बन है? बोलो क्या ग्राम कार्बन? 12। ऑक्सीजन कितना कार्बन है? कितना है? 44 नहीं, तो ये इसमें 12 44 है नहीं, अच्छा 32, सॉरी 32 44 32 टोटल 12 कितना? 32। अब देखो यहाँ है, ये सुनो, ये CO2 कहाँ से निकला? कोयला के जलाने से। और सांस वाला CO2 में जो CO2 छोड़ते हैं, श्वसन में जो उसमें भी दूसरा CO2 आया, उसमें भी CO2 रहेगा ना। यानी CO2 यदि कोई विधि से बनाया जाए तो C और O का रेशियो 12 क्या होगा? 32। इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा? 4 किया 12, हाँ 3 क्या हो जाएगा? 3 नहीं, 4 किया 12, 3 यहाँ भी क्या हो जाएगा? बोलता तो मान लो हम कोई केमिकल कंपाउंड कोई भी प्रोसेस से बनाए, पानी को हम कोई भी प्रोसेस से बनाए। अच्छा पानी कैसे कैसे बनता, समझो इस बात को, बातचीत समझा रहे हैं, फिर बाद में एनसीईआरटी में लिखा हुआ लेकिन समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं बोर्ड पर ही समझ लो। देखो H2 अब प्लस O2 हाफ O2 जो हीट करते हैं तो H2 बनता है और सुनो H2 बनता है, एसिड तो H2 बनता है, HCl अब प्लस NaOH तो क्या बनता है? NaCl और प्लस H2O, दोनों H2O को अलग अलग प्रोसेस से नहीं। यदि कोई केमिकल कंपाउंड डिफरेंट प्रोसेस से बनाया जाए तो हमारे केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ 2 और मोर प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस से बनाए, द रेशियो ऑफ देयर एलिमेंट रिमेन्स सेम इन ऑल केसेस। कोई भी देखो यहाँ पानी हम कैसे बनाए हैं? HCl और NaOH के रिएक्शन से। यहाँ पानी कैसे बनाए? दोनों सेम प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस, लेकिन दोनों में यहाँ पर देखो क्या ग्राम हाइड्रोजन रहेगा? 2 क्या होगा बोलो सर? 16। तो क्या हो जाएगा? 1:8। यहाँ भी क्या होगा बोलो सर? 2:16 मतलब 2:16 और 1 क्या हो जाएगा? 8। मैंने कहा क्या है कि यदि पानी, सुनो, पानी तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनाओ या HCl NaOH से बनाओ, कोई प्रोसेस से बनाओ, समझ गए? एनसीईआरटी में इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको क्या समझ ही नहीं। मैंने स्पष्ट करना चाहिए कि पानी हम एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे देखो कार्बन को जलाएं तो CO2 होगा, हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 होता है, दोनों CO2 को पकड़ा जाए तो कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होता है? दोनों के इसी को कहते हैं कौन कंपोजिशन होता है? लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कोई यदि इफ ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ 2 और मोर प्रोसेस, एक विधि से बनाए चाहे कई विधि से बनाए, द रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रिमेन्स सेम इन ऑल केसेस।
कोई भी सब केस में उसका एटम उसका जो रेशियो होगा, देखो सर यहाँ कितना है 1:8, यहाँ भी क्या है, ये पानी NaOH से बना है और ये पानी H2O2 से बना है, कहीं से बनेगा तो सब केस में ऐसा नहीं कि रेशियो चेंज हो जाएगा, मास का रेशियो रिमेन से क्या होगा प्रोसेस, इफ ए केमिकल कंपाउंड, यहाँ देखो वाटर बना है, इफ अच्छा कोई विधि से बना है, दो विधि से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक्सेट्रा बना है, चाहे इससे बना है, दोनों केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम ही रहता है, समझ गए दोनों केस में। अब यहाँ हम कैसे बोलता CO2 बनाए, कैसे कैसे बनाए, कार्बन को जला के सांस में हम लोग छोड़ते हैं CO2, दोनों CO2 को जब चेक करोगे तो पता चलेगा कि रेशियो है 3:8, यहाँ भी है 3:8, वहाँ भी है। बात समझ में आया। यदि किसी केमिकल कंपाउंड को एक विधि से बनाया जाए, चाहे 1000 विधि से बनाया जाए, किसी भी विधि से बनाया जाए, उसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट का मास का रेशियो कांस्टेंट ही है, यही लॉ समझ में आ गया। पानी हम देखो तुम्हारे दिमाग को साफ करने के लिए हमने पानी को दो तरीका से बनाया, H2O से, H2O से बनाया, HCl से बनाया, पानी दोनों बार बना, दोनों अलग अलग विधि से बना, लेकिन मास का रेशियो दोनों क्या है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आता है दिमाग में, यही लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट। अब बोलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव में सुनो ऐसा पूछ दिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कौन दिया, प्राउड, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन दिया, प्राउड, इसी लॉ को क्या कहते हैं, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मैट्रिक्स इंजीनियरिंग में ये नाम दे देता है, ये नाम दे देता है, समझ गया ना, दोनों एक ही रूल है। कौन दिया था इसको, प्राउड। कितने लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। यदि पानी को हम एक तरीका से बनाए चाहे 5 तरीका से बनाए, H और O का मास का रेशियो सेम ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, यदि हम ये देखो CO2 प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सांस में तुम छोड़ते हो, सांस में कोयला हम लोग की बॉडी में कोयला जलता है, बायो ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन होता है उसमें CO2 का अलग प्रोसेस पर, अब बाहर में हम कार्बन को जला देते हैं, तो सांस में हम CO2 छोड़ते हैं, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो, और कोयला जलाने वाला CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो मास का सेम ही रहता है, प्रैक्टिकली वेरीफाइड, समझ गए ना। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं, माने ये लॉ मास का रेशियो दोनों केस में कांस्टेंट है, इसी को हम लोग लॉ कहते हैं, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे, तो लॉ एग्जांपल में लिखो, ये वाला लिखो। अच्छा पहले लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज में क्या लिखेगा बोलता, इफ ए कैंडिडेट ने बात समझो पहले तब लिखेगा, एक बार खूब बढ़िया समझो याद हो जाए। इफ ए केमिकल कंपाउंड H2O इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 प्रोसेस, एक दो विधि से बना है चाहे 2 से अधिक विधि से बना है, ऑल केस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास का रेशियो सेम है, ठीक है, बात समझ जाएगा। लिखो लॉ को, लिखो लॉ ऑफ कांस्टेंट, लिखो जल्दी लिखो, तो इफ लिखो तो कौन कौन लिख सकता अपने से, लिखो लॉ, देखते हैं कौन कौन लिख लेता है, लिखो जल्दी, लिख पाता है कि नहीं, लिखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, दोनों को प्राउड किया था। लिखो इफ ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म, लिखो इफ ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म, इफ ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म, if a chemical compound is formed by, if a chemical compound is formed by 2 or more process, 2 or more process, 2 और क्या लिखे, more process, ठीक है, then ratio of masses, लिखो then ratio of masses, ratio of masses of their constituent element, constituent element, अभी तक constituent element, ठीक है, अभी तक constituent element, the ratio of masses of their own element, constituent element remains same, ratio of masses of their constituent element remains same in all cases, remains same in all cases, remains same in क्या लिखे, all cases, लिखे which is known as, देखो which is known as law of constant proportion और law of constant composition, दोनों एक ही चीज है, law of constant proportion,
और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है सर। अब देखो एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल इसको थोड़ा साफ साफ लिखो। यहाँ एग्जांपल में हम लोग ऐसे लिखे, सुनो सर, अरे वो है, सुनो, अरे CO2 ये क्या बना है, ये CO2 का है, ये C प्लस CO2, ये CO2 कौन है, सांस वाला, जो आप सांस में छोड़े हो CO2, दोनों में रेशियो सेम रखता है। यहाँ दूसरा एग्जांपल लिखो, H2 प्लस हाफ O2 H2O, और दूसरा लिखो HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2, दो तरीका से बनाया H2O, दोनों में रेशियो सेम है। ये एग्जांपल लिखो, ये भी, ये CO2 कौन वाला है, सांस वाला है, जो आप सांस छोड़ते हो वो CO2 है, और ये CO2 कार्बन जला के बनाए हैं, दोनों केस में ये रेशियो सेम ही आता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये हुआ, ये इसको कहते हैं। अब सर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा लॉ बता देंगे, थर्ड लॉ, कल 3 लॉ बता देंगे तो चैप्टर टॉपिक IIT में 6 लॉ है, इंटर में 5 ही लॉ है, अति में NCERT 5 लॉ दिया। अब लिखो तीसरा लॉ, थर्ड लॉ मिटा रहा हूं इसको, लॉ ऑफ, अब ये देखो लॉ ऑफ, हम लोग क्या है, अगला लॉ क्या है वो, तो तीसरा लॉ क्या बताए हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो इधर, ये बहुत अच्छा है, डाल्टन दिया, गिवन बाय डाल्टन 1803 1803 में, सर 1803 में डाल्टन दिए थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये क्या है, देखो एक बात की तरह शांत रहो, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या था, डाल्टन का लॉ, देखो इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो आ जाएगा समझ, अपने से बोल दो समझ जाओ। देखो कार्बन है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके ज्यादा ऑक्सीजन दोगे ना तो CO2, कार्बन को ज्यादा ऑक्सीजन में गर्म करोगे, हीट करोगे तो CO2 बन जाएगा, और कम ऑक्सीजन दोगे ना तो CO बन जाएगा, C प्लस हाफ O2, तो ये बन जाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो समझो इस बात, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बना रहा है कि 2 कंपाउंड बना रहा है, 2 कंपाउंड, CO भी बना रहा है और CO2, ऐसे ही समझो H2 और O2 रिएक्शन करके, देखो यहाँ ध्यान से देखो, H2 और O2 हाफ O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बनाता है हुआ H2O, नहीं, और H2 और O2 रिएक्शन करके ये भी बनाता है H2O2, माने किसी तरह, देखो इधर इसमें देखो, ए भन देखो तो फिर भन H2 और O2 रिएक्शन करके H2O बनाया, और H2O2 रिएक्शन करके H2O2 बनाया, यहाँ देखो बात पे ध्यान से देखो, अरे कौन भन बना रही है, तो शांत रहो ना, देखो दोनों फिर देखो, दोनों चल जाए उस बैच में तो अच्छा रहेगा, डी ग्रुप में भी 1-2 दिन पढ़ के देखो, देखो यार लिखने में आप छूट जाता है तो बाद में लिखते रहते हैं, और शुरू में काम ध्यान नहीं देता है बोर्ड पर। यहाँ देखो हम क्या समझा रहे हैं कि C अधिक होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके CO2 बनाया, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO बनाया, नहीं, अब यहाँ पे भन बनाते हो नहीं, भन बनाओ नहीं, H2 और हाफ O2 H2O बनाया, और H2 और O2 रिएक्शन करके क्या बनाया, H2O2 बनाया, और सबसे बढ़िया IIT के लिए देखो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए सब नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके बोलो N2O बनाता है, NO भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है, ठीक है, IIT के लिए देखो इंटर वाला को 2 कंपाउंड बना के दिखाया, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाया, CO2 और CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, H2 और H2 ये बनाया, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन करके क्या क्या बनाता है वो तो N2O, NO, NO2, N2O3, N2O, ना N2O4 भी बनता है, N2O4। यदि इसका समझ जाओ, नहीं समझ पाओ तो फिर जिंदगी में लोग नहीं समझ, अभी यदि समझ गया तो समझ गया, तेज बच्चा एक बार में समझ जाएगा। अब देखो अभी लिखने पर मस्त है, आप हम इधर प्लस ध्यान समझाते हैं, यहाँ देखो बोर्ड पर, सब बोर्ड जब समझाते हैं तो बोर्ड पर ध्यान दें,
अब फिर बाद में देखो एनसीईआरटी का क्या लेकर दीजिएगा, ये एग्जाम समझ। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, यदि दो एलिमेंट रिएक्शन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बना देंगे, यहाँ क्या को बनाया देखो दो, कौन कौन एलिमेंट बोले तो कौन कौन, सी और ओ मिलके दो कंपाउंड बना दे, CO2 और CO। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बना दे क्या, H2 और H2, ये बना दिया, सुनो इधर H2 बना दिया। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के क्या कंपाउंड है, पांच बना दिया। कहा यदि किसी केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट रिएक्शन करके दो कंपाउंड बनाए या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट का जो मास से रिएक्शन करता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल मल्टीपल रहता है, उसका मल्टीपल रहता है। पहला का मल्टीपल दूसरा, पहला एक है तो दूसरा 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा, 3.5 नहीं समझे, होल नंबर मल्टीपल होता है। मान लो कह रहा है, देखो यहाँ अभी हम समझाएंगे तो तब तुमको समझ में आएगा। कह रहा है कि यदि दो एलिमेंट रिएक्शन करके if by the reaction of two elements, two or more than two compounds are formed, then fixed mass of one element, then the mass of one element reacts with fixed mass of another element, yes, simple whole number ratio, यही लो। लेकिन हम पहले समझाते तब पहले छोटा समझाते हैं एनसीईआरटी वाला, तब आईआईटी वाला समझाएंगे तो समझ में आएगा। समझो ध्यान तो अच्छा समझो, क्लियर हो जाए। तो पहले हम देखो यहाँ देखो ऐसे समझाना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, देखो यार 1 मिनट प्लीज ध्यान दो। 12 ग्राम कार्बन इसका, 12 ग्राम कार्बन इसका, दोनों में 12 ग्राम, एक का फिक्स मास लेना है, एक का पहला का फिक्स मास है 12 ग्राम 12 ग्राम। ये देखो 12 ग्राम 12 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन क्या ग्राम लिया, इसका कितना कितना ग्राम, कितना है ऑक्सीजन, कितना 16 ग्राम, कितना 32 ग्राम, तो यहाँ 32 ग्राम एक यहाँ कितना कम है 16, तो 16 और 32 में से भाग देंगे, 16 से दोनों भाग देंगे तो क्या होगा 1:2, 1:2। अब यहाँ हाइड्रोजन यह 1:2 के रेशियो, सिंपल इसका फिक्स मास से जो इसका मास रिएक्शन करेगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में, नहीं सिंपल होल रेशियो के मल्टीपल। देखो ये क्या हो गया 1:2 है। यहाँ देखो तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो H2 और O2 रिएक्शन क्या है, नहीं यहाँ क्या ग्राम है 2 ग्राम, यहाँ भी क्या ग्राम फिक्स लेना है, पहला 2 ग्राम। अब इसके अलावा कितना है 16 ग्राम, ऐसा 32 क्या होगा 1:2। अब आओ यहाँ भी इसमें समझ में आया क्या कर रहा है कि किसी यदि दो एलिमेंट रिएक्शन करके दो कंपाउंड बना रहा हो या दो से ज्यादा बना रहा है, यहाँ से 2 बना रहा है, आईआईटी वाला बच्चा यहाँ कल क्लियर हो तब में लागू, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। नाइट्रोजन बहुत से कंपाउंड क्या क्या बनाता है, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, N2O4 ऐसे। तो इसमें भी मास का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे देखो हम बताते हैं अब बोर्ड पर इतना। अब इसको ये सब समझ गया ना बेटा, इसको अब तब इसको भी समझा देते हैं ऊपर, देखो ऊपर ही बता देते हैं इसको, लॉस कैंसिल इधर बता देते हैं, ऊपर ही बना के दिखा, ऊपर बना के दिखा। देखो इधर देखो N2 प्लस, देखो इधर एक मिनट, N2 प्लस हाफ O2 क्या बना, N2O नहीं N2, अब हाफ N2 नहीं प्लस O2 क्या बनेगा NO2 ना। आप देखो यहाँ इस तरह से जब हम N2O2 को रिएक्शन करा जाएंगे क्या बनेगा, NO भी बनेगा, हाफ N2 प्लस हाफ O2 क्या बन जाएगा NO भी बनेगा। ऐसे ही N2O3 भी बनेगा, ऐसे ही N2O4 भी बनेगा, ऐसे ही N2O5 भी बनेगा। ऐसे रिएक्शन करके बनेगा एलिमेंट। कौन कौन एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड क्या वो बन रहा है 5 तरह का। ध्यान ध्यान, अब इसको हम लोग कंपाउंड को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब बना। हम सुनो दो इधर ध्यान, यहाँ देखो तो हिसाब से कम क्या है 14 ग्राम इसमें नाइट्रोजन। इसको शुरू करते हैं, NO में क्या है बोलो, NO में क्या है
NO में क्या है, कितना कौन रिएक्शन चल रहा है बोलो। नाइट्रोजन का कितना ग्राम बोलो 14, ऑक्सीजन का कितना बोलो 16। अब NO में 14 16 हुआ 1 मिनट। अरे NO2 में अच्छा NO लिया, NO2 में क्या होगा बोलो। NO2 में क्या होगा 14 32। अब चलो N2O में देखो क्या होगा 28, हाँ 28 पर कितना है N2 में 28 पर 16। अरे 28 पर कितना है 16 है ना, तो बोलो 28 पर 14 पर कितना होगा। इसका मास फिक्स लेना है, अरे एक का फिक्स लेना है। 28 पर 16 है तो 14 पर कितना होगा 8 नहीं हो जाएगा 8। अच्छा चलो N2O में 14 एक का मास फिक्स है। अब चलो N2O NO2 हो गया आपको बोलो N2O3 इसमें आप 28 पर कितना बोलता N2O3 बोलो 28 पर कितना बोलो 28 पर 48 है, 14 पर कितना होगा 24। ठीक है। अब आओ N2O4 बोलो, यहाँ नहीं देख रहा बाद में बता, मोबाइल देख रहा है। पिताजी बेचारा पढ़ाना चाह रहा है, ये है ना रहता तो 3 दिन पढ़े दिया था, ध्यान कहीं और आगे दिन ध्यान देकर पीछे बी ग्रुप में भेज देंगे। N2O4 देखिए जिसे उनका नहीं ध्यान दे रहा तो सीधा बी ग्रुप में चल जाए। N2 अब इतना काम का चीज सारा का आईआईटी तक नॉलेज हम एनसीईआरटी का भी है, दोनों सब खत्म कीजिए, क्या टेंशन लीजिए। हम सोचे नहीं पूरा नॉलेज क्लियर होगा, बड़ा एग्जांपल ले लेते सब क्लियर। अब देखो N2O3 में क्या होगा 14 28 ग्राम से 48 तो क्या 48 तो बोलो 14 ग्राम से क्या हो गया 24। और देखो अब आओ N2O4 में 28 से 64 नहीं तो 14 से कितना होगा 32। अब आओ क्या हो N2O5 28 से कितना 80 तो बोलो N2O5 28 से 14 से कितना होगा 4। अब चलो इधर तो हम 14 ग्राम लिए हैं, एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के मास से जो रिएक्शन करेगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। बोलो इसमें सुनो इधर, इसमें सुनो 8 से सब में भाग दे तो बोलो यहाँ 8 से भाग देंगे क्या होगा, पहला में क्या आएगा 2, 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ आएगा 2, 8 से भाग देंगे क्या आएगा ये 8 से भाग करेंगे तब क्या होगा NO में क्या आ जाएगा ये 2 NO में क्या आ जाएगा रेशियो, NO में 2 रेशियो आएगा 8 से भाग देंगे। इसमें कितना आ जाएगा NO2 में कितना आएगा वो बता। अच्छा ऐसे करते हैं इनको, इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, यहाँ लिख रहे हैं क्या क्या बोलता NO फिर क्या बोलते NO के बाद क्या लिखा है NO2 N2O N2O उसके बाद क्या N2O3 है और उसके बाद क्या बोलो N2O4 और फिर एक और है क्या है N2O5 बोलो रेशियो बोलो N का कितना 14 O का कितना बोलो। अच्छा देखो 14 16 था यदि इसका O का रेशियो आया यहाँ कितना रेशियो आएगा बोलो 8 से भाग देंगे तो यहाँ 2 यहाँ कितना आएगा NO2 कितना होगा 4, इसमें कितना N2O में कितना आया था देखो 8 आया था तो 1 हो जाएगा। N2O3 में कितना आएगा कैसे देखो यहाँ देखो इधर 2 मिनट N2O3 है तो इसमें कितना का रेशियो आएगा बोलो 3 का रेशियो आएगा। इसमें N2O4 में क्या रेशियो आएगा बोलो 4 का रेशियो आएगा। इसमें कितना आएगा बोलो 5 का रेशियो आएगा। तो क्या है बोलो तो 1 अच्छा सिस्टमैटिक सजाओगे तो 1:2:3:4 क्या आएगा भाई सिंपल होल रेशियो। समझ में आया, ये भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग पहले यही एग्जांपल ले लेते हैं फिर दूसरा भी लिख लेना। तब लॉ समझ में आया कि एक मिनट when 2 or more than 2 compound are formed by the reaction of 2 elements, रिएक्शन दो ही एलिमेंट करे, 2 कंपाउंड बने या 2 से ज्यादा बने तो एक एलिमेंट का फिक्स मास 14 ग्राम दूसरे के मास से जो रिएक्शन करता है वो सिंपल मल्टीपल ऑफ होल नंबर रेशियो। समझ गया ना, यस सिंपल मल्टीपल ऑफ होल नंबर 1 2 3 ऐसे समझे। तो देखो हम लोग लिख लेते हैं इस लॉ को। लॉ क्या होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है एग्जांपल को उतारना फिर नीचे पे लगता है जल्दी लिखो। समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम को समझ में आ गया। देखो
देखो यहाँ रेशियो क्या है बोलो तो 1:2:3:4:5 ऐसे। तो यही लॉ है। अभी सुनो, हम इस लॉ को पहले लिखते हैं। इस लॉ को हम लिखते हैं सर, इसको मिटा नहीं रहे काहे कि आप उतारोगे इसे। देखो देखो when two or more than two compounds are formed, देखो लॉ ऑफ ए बबुआ हे सुनो इधर, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो इसमें क्या को कंपाउंड बना, दो बनना है, इसमें दो बनना है। देखो यार ध्यान नहीं है, इसमें क्या को कंपाउंड बन रहा है। अरे अरे इधर सुनो ना, हम तुमको देख रहे हैं, तुम यहाँ बोर्ड देखो ना। गाय के जाके बी ग्रुप में पढ़ो तो वो भी नहीं मिलता। यहाँ इस बैच को तो बढ़िया रहने दो। देखो क्या वो कंपाउंड, 6 कंपाउंड एलिमेंट क्या वो है, कौन कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से है 6 कंपाउंड। तो इस 6 कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं, जब नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है, ठीक है, उसका जो मास आता है वो सिंपल रेशियो होल नंबर रेशियो 1:2:3:4 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, 3.5 नहीं आ रहा, 2.5 नहीं आ रहा, सिंपल होल नंबर रेशियो में। यही लॉ है। तो लॉ क्या कहेंगे, लिखेंगे when two or more than two compounds are formed by the reaction of two elements, एलिमेंट तो ही रिएक्शन करेंगे और बहुत कंपाउंड बन जाए तो एक के फिक्स मास ऑफ वन नहीं लिखो तक लिखो, लिखेंगे when two or more than two compounds, when two और यहाँ बात ध्यान पर है, बातचीत तेरे बातचीत सबको बर्बाद कर दी। एक उसको चल जाएगी अच्छा when अभी फरा करके पूछते हैं when two or more than two, when two or more than two compounds are formed, when two or more than two compounds are formed, ठीक है, when two or more than two compounds are formed, ठीक है, when two or more than two compounds are formed by the reaction of two elements, by the reaction of two elements, reaction of two elements, when two or more than two compounds are formed by the reaction of two elements, ठीक है, then लिखेंगे then amount of substance which reacts with fixed element of second element bears whole number, simple whole number ratio। तो क्या लिखेंगे, लिखो that लिखेंगे amount of substance, amount of second amount then two elements, लिखो then amount of substance, amount of then लिखो ऐसे लिखो then ratio of amount of second substance, then ratio of amount of the substance of the amount of ratio, then ratio of amount of the second element then which reacts with fixed amount of first element, fixed आवाज आ रहा fixed amount of first element bears simple whole number ratio, देखो हो गया, देखो लॉ हो गया ये सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। और एग्जांपल में ये उतारना, ये उतारना है और लास्ट में ये उतारना, समझे। कहाँ से एग्जांपल शुरू करोगे। अब देखो इसका मतलब हुआ कि दो एलिमेंट रिएक्शन करके यदि बहुत कंपाउंड बना दे तो एक अमाउंट के फिक्स मास से, एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरा एलिमेंट का जो मास रिएक्शन करता है वो सिंपल रेशियो में होता है। देखो यहाँ 1:2:3:4:5 सिंपल होल नंबर,
होल नंबर रेशियो मतलब फ्रैक्शनल नहीं होता है, समझा ना, होल। अब एग्जाम्पल इतना उतार लीजिए जल्दी से, सर आ गए हैं, इतना उतारो, काम खत्म है। यहाँ देखो, यही लगाओ, यहाँ क्या देखो 1:2:4 3 4 5 इस रेशियो में। आज यहाँ दो रिएक्शन क्या एलिमेंट किया, दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कंपाउंड क्या बनाया 5 को, 20 को भी बनाएगा तो ऐसा ही रेशियो 1:2:3। ठीक है, हम लोग पहला का कौन मास देना है, पहला का कौन मास, फिक्स मास, और दूसरा का मास का रेशियो सिंपल होना है, एक का फिक्स मास होना चाहिए तब। ठीक है, आज हम लोग यही पढ़ते हैं, अगला क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट कर लेना, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो सर, नोट करिए। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, कोएगा नहीं। चलो यहाँ जल्दी। अच्छा सुनो, हुआ है